हेलो दोस्तों, इक्वालिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ अहम मुद्दों पे बात करेंगे। आज का मुद्दा हमारा यही है कि ये जो सरकार बिल लाई है, उस बिल के बारे में हम सवाल करेंगे विजय भाई से और जानते हैं इस बिल का मकसद क्या है सरकार का, और सरकार इस बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है। तो चलिए हम विजय भाई से पूछते हैं कि सरकार इस बिल के माध्यम से क्या चाहती है। विजय भाई, आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले नमस्कार। ये जो संविधान में 130वां संशोधन जो केंद्र में बैठी सरकार ने लाई है, मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता थी। आवश्यकता मैं इसलिए नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि इससे बड़े और बहुत गंभीर गंभीर मामलाएं हैं, उसमें संशोधन लाना चाहिए। जैसे रेप, मर्डर। आप देखिए, आए दिन रेप होते हैं, पूरे भारत में रेप होते हैं, हर मिनट होते हैं, लेकिन सरकार इस पे जो है कोई कानून नहीं लाती, क्योंकि इनके मंत्री, विधायक, एमएलए जो भी बैठे हैं, एमपी, सारे कहीं ना कहीं इन मुकदमों में फंसे हुए हैं। इसलिए वो इस बिल को लाके उस बिल को न लाई, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनको अगर ये बिल लाना ही था तो अभी ये क्यों लाए, पहली बात। और अगर ये ले आए हैं तो इसका साइड इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे पार्टियों को बहुत इसको सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चाहेंगे तो अपने हिसाब से इस बिल का उपयोग करेंगे और मतलब अपने से कमजोर वर्ग के नेताओं को या फिर जो नेता उभर रहे हैं उन पे ये असर डालेगा। मामला कैसे बढ़ सकता है? मामला ऐसे हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो और उसको ये लोग फंसाना चाहें तो इजीली किसी न किसी धाराओं में, किसी न किसी मुद्दों पे फंसा के और उसको जेल में डलवा देंगे, और वो अच्छा आदमी हो सकता है सदन में या फिर सदन के अंदर वो पहुंच ना पाए। ठीक है। ठीक है, विजय भाई ने इस मुद्दे को बहुत ही अच्छा समझाया आप लोगों को। विजय भाई, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए आए दिन रेप की घटनाएं आप बोल रहे हैं। अभी हमारा रामकोला जो है, रामकोला का एक गांव है, वहाँ भी एक दलित समाज की लड़की का रेप करके फेंक दिया गया। और उसमें जो है हमारे समाज के दो लोग थे और एक अलग समाज के थे, मगर इसके लिए चाहे कोई भी जाति धर्म का लोग है, उसमें जाति और मुद्दों का नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोषी हर जात में पाए जाते हैं, चाहे कोई भी जात हो। तो आप इसमें अगर सरकार अगर कानून बनाती है, आपने बहुत ही अच्छा बताया, समझाया, तो बहुत बेहतर होता। आप सही कह रहे थे, और थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझाइए। जो संविधान में 130वां संशोधन है, ये एक तो हमको लगता है ये गैर संवैधानिक है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप संशोधन करते रहें और ऐसे ऐसे कानून ले आते रहें जिसकी कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसका जिम्मेदारी ही नहीं है। कानून हमें वहाँ जरूरत पड़ती है जहाँ पे लोगों का डिमांड हो, वहाँ पे लोग जो चाहते हों। जैसे रेप जैसी घटना बहुत ही संगीन और गंभीर माना जाता है, और इस पे अगर बिल आता तो हमको लगता है सभी जाति धर्म के लोग स्वीकारते और बधाई देते केंद्र में बैठी सरकार को। आपने इतना अच्छा बिल लाया, इससे हमारे हो सकता है भारतवर्ष में जो हर मिनट रेप हो रहे हैं वो कम हो सके या फिर ना हो सके। ठीक है, तो ये लाना चाहिए था, न कि ये कि कौन मंत्री जेल में जाएगा, कौन मंत्री जेल से रह के आएगा, कौन कितने दिन जेल में रहेगा, ये आप नहीं तय कर सकते। ये चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकती थी, ये आपको जरूरत नहीं था लाने के लिए। और देखिए ऐसे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के ऊपर, मगर उसमें जो है कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होता है। तो हम कुछ ऐसा अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि हम एससी एसटी ओबीसी समाज के मुद्दों को उठाएं, और हमारा यही मकसद है कि हमारे समाज को न्याय मिल सके। इसीलिए हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए हम फिर एक बार बीच में आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम और मेहनत से काम कर सकें। विजय भाई, एक और मुद्दा था कि देखिए अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, ठीक है। वहाँ चुनाव होने के बाद वहाँ भी बहुत जोरों से मुद्दा उठा हुआ था कि यहाँ भी 1 लाख पता नहीं समथिंग बहुत ज़्यादा वोट वहाँ भी बढ़ चुके थे, ठीक है। इस वजह से वहाँ जो है सरकार, बहुत लोग विपक्ष के, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी जी और जितने भी कांग्रेस के नेता थे, सब लोगों ने आवाज़ उठाया था कि यहाँ चुनाव जीत ही नहीं सकती बीजेपी। इसलिए अचानक से जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, क्योंकि आप ये बताइए, कोई भी चुनाव करा रहा है उसको पता है कि मेरे कार्यकर्ता कितने हैं, किस राज्य में मैं कितना वोट पा सकता हूँ,
ये सारे डेटा राजनीतिक पार्टियां भी रखती हैं, ठीक है। और जब उनके पास भी डेटा मतलब है और उसको एनालिसिस करके वो आपके पक्ष आपके सामने रखते हैं, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच जांच करे और अपनी बात को आके लोगों को समझाए और पार्टियों को बताए कि हमने ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं किया है। न कि आप देखे होंगे कि जैसे ही ये मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया, इनका वेबसाइट सर्वर बंद कर दिया गया, क्योंकि ये इसलिए डर गए कहीं ना कहीं वो आदमी, वो इंसान जो नेता प्रतिपक्ष बैठा है, वो बहुत ही हमको लगता है ईमानदार है और वो जनहित की बात करता है, और इसलिए उसके मुद्दे को ये लोग तुरंत हटा के अपना वेबसाइट बंद कर दिए और कुछ दिन बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम सही हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और निष्पक्ष चुनाव हम करवाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। सही आप बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो है डाटा डिलीट कर चुका था, आपने सही जानकारी दिया। और ऐसा ही सेम मामला हुआ वहाँ पे, क्या बोलते हैं, हरियाणा के अंदर। वहाँ भी कोई यकीन नहीं कर रहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, मगर चुनाव आयोग की मदद से वहाँ भी, जैसे राहुल गांधी जी मुद्दा उठा रहे हैं, उनका जो डाटा बता रहा है, इससे तो यही पता चलता है कि वोट की चोरी हो रही है। क्या बाबा साहब ने संविधान इसीलिए बनाया था कि हमारे वोट की चोरी हो? मगर इस मुद्दे को राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छे से उठा रहे हैं। आप इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, हमें बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार सबको समान दिया हुआ है और किसी को भी यह हक नहीं है कि वोट उनका चुराए या फिर उसका दुरुपयोग करे। और चुनाव आयोग, आप ये बताएं कि कोई जिंदा है तो उसको आप मार कैसे दे रहे हो? कोई गोवा या फिर पंजाब या हरियाणा में है तो बिहार में कैसे उसका चुनाव में नाम आ रहा है? आखिर क्या कारण है, कहाँ कमियां आ रही हैं? या आप लोग के पास संसाधन की कमी है या फिर हमको तो नहीं लगता किसी चीज़ की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है। आप लोग चाहें तो निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं, लेकिन आप हमको तो लगता है कि आप लोग डरे हुए हैं या फिर इन्हीं के बैठाए हुए कठपुतले हैं जो उनके इशारों पे चुनाव कराते हैं। सुबह सुबह दिखाया जाता है कि विपक्ष जीत रहा है और शाम होते 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 पता चलता है कि वो हार गया। बहुत सारे मीडिया चैनल ने दिखाया कि वहाँ पे सरकार कांग्रेस की बन रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, और शाम होते 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 पता चल रहा है कि वहाँ पे भारी मतों से बीजेपी जीत गई। यह चमत्कार कैसे हो रहा है? चुनाव आयोग ये हमको हमको बताए और देश की जनता को भी बताए। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। और बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। और देश में और बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। जैसे एक मुद्दा था चंद्रशेखर भाई ने, जो आउटसोर्सिंग है, जो ये संविदा कर्मी हैं, उनको सैलरी बहुत कम मिलती है और उन्होंने कहा कि इसमें भी समान अधिकार होना चाहिए। जो सैलरी दूसरे को मिल रही है वो सबको मिलनी चाहिए और आउटसोर्सिंग ये खत्म होनी चाहिए। सब लोग समान हो। ये सरकार बोलती है ना कि सब लोग समान है, तो हमारे चंद्रशेखर भाई ने इस मुद्दे को उठाया था। तो आप इस इस मुद्दे को, चंद्रशेखर भाई के जो मुद्दे उठाए, उससे आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ नगीना सांसद चंद्रशेखर जी को, जो बहुत ही गंभीर और अच्छी मुद्दा उठाते हैं और उठाते भी रहते हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारी जो हमारे केंद्र में हो या राज्य में हो, काम कर रहे हैं, उनको लगभग 8 घंटे की ड्यूटी है, वो कर रहे हैं। उनकी सैलरी मिनिमम हमको लगता है 50,000 है, और वही काम आउटसोर्स से जो वैकेंसी ये सरकार मनमानी करके भरवाती है, उनसे 8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे काम लेती है और उनको वेतन के नाम पे कुछ नहीं देती है। उनको वेतन लगभग 10,000 से लेके 15,000 के बीच में रखती है। इतना बड़ा अन्याय, ठेकेदारी घुस आगे कर रहे हैं आप। आपको ये नहीं करना चाहिए। और उनका अगर आपको आउटसोर्सिंग करानी है तो मैं तो मानता हूँ कि उनकी भी सैलरी बराबर होनी चाहिए। तब आपकी आउटसोर्सिंग को पता चलता है कि आप कितने पक्ष में है कि विपक्ष में है, सरकारी नौकरी के पक्ष में है या फिर आउटसोर्सिंग के पक्ष में है। बिल्कुल विजय भाई, आपने सही कहा। और एक चीज़ और देखिए, यही अमेरिका जो है, ट्रम्प, यही जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, नमस्ते ट्रम्प बोलते थे। आज अमेरिका हमारे ऊपर इतना इतना ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है। इससे हमारे समाज के ऊपर और हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में आप कुछ समझाइए। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जाके अमेरिका में कहते हैं
और मेरा दोस्त, मेरा भाई कहते हुए थकते नहीं हैं। हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके दोस्त हैं, भाई हैं, और अब की बार ट्रम्प सरकार आपने कहा आ भी गया, तो ये आपके दोस्त, आपके भाई इतना ज़्यादा भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहा है? पहला सवाल। दूसरी सवाल ये कि ये टैरिफ आपके जेब पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आम नागरिकों के जेब पे बहुत प्रभाव डालेगा, बहुत असर डालेगा। जो सामान हम यहाँ से निर्यात कर सकते हैं 100 रुपये में, वहाँ लगभग उसकी कीमत 150 में खरीदी जाएगी, और वहाँ के लोग फिर देखेंगे कि अगर भारत से इतना महंगा सामान हमको मिल रहा है तो हम भारत से क्यों लें, हम चाइना से क्यों नहीं ले सकते? फिर आपकी कहाँ गई दोस्ती? ना आपकी वहाँ पे दोस्ती दिख रही है, ना ही अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे दिख रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे मुद्दों को लेके आते हैं और जनता को बरगलाते हैं, और वहाँ अमेरिका में बैठी सरकार जो 50% टैरिफ लगा देती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, हाथ पे हाथ धरे देखते रहते हैं, और आपकी एक जबान से एक शब्द तक नहीं निकलते हैं। तो कुछ तो शर्म करिए आप लोग। सही आपने कहा कि यही जो होता था, नमस्ते ट्रम्प होता था। आज ट्रम्प जी ने हमारे देश के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, और ये बहुत ही गलत हुआ। जो कि और भी यूरोप के दोस्त हैं उनके, वो लोग वही सामान खुद अमेरिका वहाँ से सामान निर्यात खरीद रहा है और हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। वो अपना सामान खरीदना नहीं बंद कर रहा है विजय भाई। और जो यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो भी उससे तेल से लेके हर एक चीज़ खरीद रहे हैं, उन पे वो बैन नहीं लगा रहे हैं। हमारे भारत के ऊपर क्यों ऐसा कर रहा है? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि सबसे पहले तो ये भारत जो है जनसंख्या में सबसे ज़्यादा, हमको लग रहा है चीन के बाद इसी का नंबर था, लेकिन हमको लगता है कि अब ये अगर ये डाटा रिलीज करेंगे तो चीन को भी पछाड़ दिए हैं जनसंख्या के मामले में। और इसका बढ़िया उपयोग हमारा अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कर रहा है, क्योंकि पता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होंगे, और वहाँ से जो भी सामानें आएंगी हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में खरीदने का काम करेंगे, तो हमारे लोग उसको नहीं खरीदेंगे, और जब नहीं खरीदेंगे तो निर्यात धीरे धीरे भारत की कम हो जाएगी, और इस पर अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, और हमारे निजी जीवन में, हमारे पॉकेट पर भी इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी अभी देखिए, रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है, अभी अभी अमेरिका का दौरा उनका हुआ था, और वहाँ पे जो बातें हुई वो बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उन दोनों के बीच में बात हुई। मगर हम यही कहते हैं कि जो हमारा विदेश नीति एकदम एक तरफ हो, ना कि इधर उधर वाली जो बात है उसमें थोड़ा सा, अगर हम दूसरे का अगर साथ नहीं देंगे तो दूसरा कोई देश नहीं देगा। फिर भी रूस हमारा बहुत अच्छा साथी है और हर जगह हमारा सपोर्ट करता है। अभी मिल के आए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम रसिया को, रूस की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ और जानता भी हूँ, और भारत के साथ उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है। लेकिन ये जो भी सुपर पावर बनने के होड़ में है, जैसे अमेरिका जो कि कहता है कि हम सुपर पावर हैं, रूस भी कहता है हम भी सुपर पावर हैं, चाइना भी कह रहा है हम भी सुपर पावर हैं, हमारे मोदी जी भी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। अब विश्व गुरु आप तभी हो पाएंगे जब आप टेक्निकल मामले में, आधुनिकता के मामले में, और अर्थव्यवस्था के मामले में, हर मामले में आप आगे रहें। और यहाँ पे आप आगे रहने का कोई नीति या नियम नहीं लागू करते हैं, बस डंका पीटते रहते हैं कि अब की बार ट्रम्प सरकार, फलाने सरकार। अरे आपकी भी सरकार है, कभी अपने सरकार का भी बड़ाई करके आप कुछ ऐसे काम करिए जिससे देश की जनता की भलाई हो और उन्नति हो। अभी अभी जो है संसद भवन में जब बिल आया था तो उस पर चर्चा हो रहा था, तो सब लोग वोट चोरी के नारे लगा रहे थे। वोट चोरी का इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि उनका मानना है कि वोट चोरी हुआ है। सबसे पहले बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने ईवीएम पे सवाल खड़े किए थे, और उनको लोग नकारे थे, क्योंकि वह चुनाव 2007 के बाद लगातार हारती रही हैं, तो उनको लोग नकारते थे कि ये चुनाव हारती हैं तो ईवीएम का ठेकड़ा फोड़ती हैं। ठीक है, मान लिए कि वह गलत थी। कुछ दिन बाद और भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी
उनको मतलब आईना दिखाने का काम किया, फिर भी लोग नहीं माने। और यही बात 2025 में आके राहुल गांधी जी ने पूरे डेटा के सहित लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। तब लोगों को यकीन हुआ कि राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से भटकाने में बहुत माहिर है। आप भारत में अगर उनसे कोई सवाल पूछेंगे तो वो हिंदू मुस्लिम बता के कहीं मस्जिद वस्जिद तुड़वा देंगे या फिर कहीं मंदिर को इधर उधर करवा देंगे, और आप उन्हीं मुद्दों में चले जाएंगे और उनके मतलब असल मुद्दे से आप भटक जाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। और वोट चोरी जैसी मामला ये बहुत गंभीर मामला है। इसको चुनाव आयोग आके सामने जनता के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट करे और क्लेरिफाई करे। बिल्कुल आपने सही कहा कि चुनाव आयोग को जनता के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो तो सही हुआ था, मगर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि हमारे संविधान का भी जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान का नींव रखा था उसमें भी सही हो और चुनाव आयोग के ऊपर भी लोग विश्वास करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसलिए चुनाव आयोग को इस मुद्दे को सही तरीके से आके एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और चुनाव आयोग से यही उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द पूरा डेटा जनता के सामने और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और अपनी सत्यता दिखाए। और उम्मीद है भविष्य में होने वाले चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं उसमें निष्पक्ष चुनाव कराएं और जो असल में जीतने वाली पार्टी है उसी को जिताएं, न कि पैसे से खरीदे या फिर वोट चोरी के मामले नजर आए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और एक और मुद्दा मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है तो ये हमारा मीडिया बहुत ही अच्छे तरीके से उस मुद्दे को उठाता है, मगर अभी वोट चोरी का मामला देखिए, सारा मीडिया लग गया उनके वाहवाही में कि ये सही है और उस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की मीडिया जो है बिकाऊ हो चुकी है और डरी हुई मीडिया है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितनी भी नंबर 1 की चैनल बनी हुई हैं ये सब बिकाऊ हैं, और अच्छे पत्रकार जो भी थे उनको निकाल दिया गया, भगा दिया गया, क्योंकि वो आवाज़ उठाते थे। और ये आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों पहले अच्छे पत्रकारों को न्यूज़ चैनल वाले निकाल दिए और उनकी न्यूज़ ही खरीद लिया गया, इसलिए क्योंकि वह जो है सच्चाई देश के सामने न रख पाए। हमें और आपको न्यूज़ बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें यही तो जो दिखता है वही हम जनता के सामने रखेंगे। हमें किसी से न डरने की ज़रूरत है, न ही हमको कोई खरीदने वाला है। तो हम अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं वो लोग हमें सपोर्ट करें और भविष्य में इतना ताकत दें कि हम इस बिकाऊ मीडिया के भंडाफोड़ को साफ कर सकें और असल मुद्दों को लाके आपके सामने रख सकें। देखिए, विजय भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और ये देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना विजय भाई कि ये जो जितने भी मीडिया से संस्थान से निकाले गए आज की डेट में, आज वो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे कितने फेमस और कितने आगे बढ़े हुए पत्रकार हैं। आज देखिए, कोई भी पत्रकार हो जो वहाँ से निकाला गया आज सोशल मीडिया पे, उनके व्यूज़ और फॉलोअर कितने ज़्यादा हैं। आप कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म से हो, चाहे आपके पास छोटे ही संसाधन हो, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके